Hello, welcome to Old Sir channel. Today आपका ओल्ड सर के चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ और नेटवर्किंग के बारे में सीखने वाले हैं, जैसे कि OSI लेयर और आर्क टेबल, आर्क इंफॉर्मेशन एंड दूसरे प्रोटोकॉल्स। चैनल प्रोग्राम ये जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी लंबा हो सकता है मैं उसे ब्रेक करके दो पार्ट में करूं या तो उसको फुल वन सेशन में करूं। आपको सीखना है तो आपको वक्त देना होगा, कुछ खोए बगैर कुछ पाया नहीं जाता। तुम बोलेंगे मैं 2 सेकंड में सब सीख लूँगा, ऐसा नहीं होता। अपना वक्त दे दो, मैं भी आप लोगों के लिए वक्त देता हूँ, आप भी अपना वक्त दे दो और सीखिए। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे पास ही रहे, मैं चाहता हूँ आप भी सीख जाए, इसलिए मैं शुरू करता हूँ। बाद में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। देखो, OSI लेयर जो होती है ये एक बहुत पुराना फंडामेंटल है। US डिफेंस ने पहले बनाया था नेटवर्किंग जोड़ने के लिए, मशीनों को आपस में जोड़ने के लिए। उसमें शॉर्टकट में फटाफट जाता हूँ। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, जिसके अंदर APST मैंने हाईलाइट किया हूँ। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये 3 लेयर में बांट दिया है। जो मशीन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से टॉक करते हैं, तो वो इन लेयर्स के थ्रू गुजर कर ही जाते हैं। जो लिंक लेयर है, ये फिजिकल लेयर जो है वो बाइनरी बिट्स में चलता है। उसका रिलेशन होता है केबल के साथ। जैसा केबल का एक केबल दूसरा केबल पैच कार्ड तुमने नेटवर्क कार्ड के अंदर जोड़ दिया तो वहां से आपको 0 और 5 वोल्टेज ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो वो 0 और 5 वोल्टेज जो बाइनरी में कन्वर्ट होके वो फिजिकल लेयर होती है। उसके आगे जो होता है मैक एड्रेस का कनेक्शन जुड़ता है और नेटवर्क कार्ड जो है आगे उस एड्रेस को नेटवर्क कार्ड में राइट करके उसको कम्युनिकेट करता है अपर लेयर के साथ। ये मैक एड्रेस पे डिपेंड होता है। और थर्ड लेयर जो है इसको मैंने L2 L3, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले जो आपके हमेशा आने वाले हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 2 बहुत कम इस्तेमाल में तो सबसे ज़्यादा आती है लेयर 2 आपस की नेटवर्क। लेयर 3 नेक्स्ट स्टेज में आता है जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है अक्रॉस एंड टू एंड। अगर तुमको पहुंचना है अक्रॉस द नेटवर्क तो आप जो है लेयर 3 का इस्तेमाल होता है। और लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 ये जो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, सेशन लेस होगा, कनेक्शन बेस होगा, और ये सब इसका विंडो क्या होगा, एरर करेक्शन क्या होगा, और वो कौन से प्रोटोकॉल से प्रेजेंटेशन करेगा, ये सारी चीज़ें होती है। और लेयर 7 में जो होता है एप्लीकेशन लेयर होती है, जिसके अंदर मेन कंट्रोल किया जाता है पोर्ट, कि कौन सी पोर्ट और कौन सी एप्लीकेशन मुझे देना है और नहीं देना है। तो वो जो है वो लेयर 7 में होता है। तो लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 7 ही ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट, अभी डेटा पैकेट जो आपके वायर के थ्रू गुजरता है वो एक 0-1 का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर 1500 बाइट्स का एक पैकेट हो जाता है, डेटा पैकेट। अब उसको डेटा पैकेट को भेजने से पहले, जैसा कि आपके पास स्टेट का एड्रेस, डेस्टिनेशन, डिस्ट्रिक्ट, तालुका वगैरह जोड़ा जाता है, और एक ही तालुके में तो सिर्फ गांव के नाम लिखे जाएंगे, वैसे ही वो लेयर 2 मीन्स इन द सेम नेटवर्क, लेयर 3 मीन्स अक्रॉस द नेटवर्क। तो वो सब हेडर्स उसके साथ में जोड़े जाते हैं। इस लेयर 3 में होता क्या है, उसके अंदर सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, और आगे के जो डेटा है उसके जो प्रोटोकॉल टाइप है, किस टाइप का पैकेट है, उसका डिटेल फर्दर में उसमें नहीं जाता। और ये जो लेयर 2 जो है उसमें सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बात होती है, उसके अंदर IP एड्रेस नहीं होता है। तो लेयर 2 IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि मैक एड्रेस पे काम करता है। अब आगे जो है मैं बताना चाहता हूँ, अब ये जो लेयर 2 का जो मैक एड्रेस है और लेयर 3 का जो IP एड्रेस है, इनका रिलेशन कैसे चलता है, तो वो चलता है ARP से, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखता नहीं है मगर करता यही है सब कुछ। तो ARP रेजोल्यूशन ही सब कुछ करता है। इट डिस्कवर्स मैक एड्रेस फॉर एन IP एड्रेस, मैक एड्रेस फॉर एन IP एड्रेस। वो मैसेज ARP ब्रॉडकास्ट होता है, भाई ये IP किसका है,
ये आईपी किसका है? तो जिसका आईपी रहता है वो बोलता है मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये। फिर वो मैक एड्रेस को वो ब्रॉडकास्ट कर आता है स्टार्ट टेबल विथ नो रिकॉर्ड, यानी कोई भी स्विच जब काम करेगा या नेटवर्क डिवाइस कोई भी आप रिप्लेस करोगे, राउटर या फायरवॉल या कोई भी, तो सबसे पहले उसका आर्प टेबल खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही आप पुराना डिवाइस निकाल के नया डिवाइस लगा दोगे, आपकी पूरी ट्रैफिक ठप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आर्प टेबल बिल्ट नहीं हुआ है, उसको पूरा ब्रॉडकास्ट फिर भेजना पड़ेगा कि पापा मुझे ये आईपी पहुंचने का है, आर्प टेबल किधर है। अब पुराना जो डिवाइस था उसके अंदर आर्प टेबल बिल्ट था, तो नेटवर्क फास्ट कम्युनिकेट कर रहा था। जैसे ही आप एक डिवाइस रिप्लेस करोगे, आर्प टेबल पूरा उड़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना हमेशा। तो आर्प टेबल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वहां पे कोई रिकॉर्ड पहले होता नहीं है, और वो रिकॉर्ड बिल्ड होते जाता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाती है, रिकॉर्ड बिल्ड होता है। उसको रिकॉर्ड बिल्ड होने के लिए 2 मिनट से 15 मिनट टाइम लेता है। आप जो है अगर एक तुमने आर्प टेबल ये किया है, रिबिल्ड किया है, तो उसके एसोसिएटेड डिवाइस है उनके ऊपर भी आर्प टेबल फ्लश करना पड़ता है। ये एडिशनल मालूमात दे रहा हूँ। अभी ये आर्प टेबल करता क्या है? जैसे मेरे पास 2 पीसी है, PC1 PC2, उनका आईपी एड्रेस है 10.10.5.12 10.10.5.15 और ये सेम नेटवर्क के अंदर है। अगर मुझे इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो पहले क्या करेगा, 10.10.5.12 जो है एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क के ऊपर और कहेगा कि ये 10.10.5.15 कौन है। वो भेजते ही वो 10.10.5.15 रिस्पॉन्स देगा किसको, पहले वाले को, कि बाबा मेरा B1 मेरा मैक एड्रेस है। फिर ये लेबल जोड़ेगा डेस्टिनेशन, ये पीसी जो है ये डेस्टिनेशन जोड़ेगा, L2 लेयर 2 डेस्टिनेशन डेटा पैकेट के साथ जोड़ेगा कि तुम्हारा डेस्टिनेशन B1 है। अब समझ में आया? अब वो B1 इधर आने के बाद में वो पैकेट वो ड्रॉप करके लेयर 2 का हिस्सा ड्रॉप करके डेटा को खाली ले लेगा। अब यही चीज जब मुझे PC1 से डेटा भेजना है PC4 को, तो PC4 को डेटा भेजने के लिए उसके पास कोई डायरेक्ट जरिया नहीं है। वो हमेशा वो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। आर्प रिक्वेस्ट किधर जाएंगी? अभी यहाँ पे लास्ट में आर्प रिक्वेस्ट के लिए ये जो है इसके पास भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तभी होगा जब ये डायरेक्ट कनेक्टेड, इसके पास डायरेक्ट कनेक्टेड राउट इंफॉर्मेशन इसकी, और इसके बाद में इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन इस राउटर के ये इंटरफेस की, कि ये इंटरफेस 10.10.7.7 रीच करने के लिए मुझे 10.10.7.1 पे जाना है। 10.10.7.0 I have to go to 10.10. ये इंफॉर्मेशन है 10.10.6.2, यानी अगर इसको पहुंचना है तो मुझे इस इंटरफेस पे आना होगा। अब ये इंटरफेस किधर है वो इसको मालूम है और इसको भी मालूम है, तो ये जो है ये राउट टेबल के जरिए ये जाती है। अब उस दिन मैंने डायनामिक राउटिंग का एक भूल गया था बताने के लिए। डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, ये स्टैटिक राउटिंग के वजह जो हम जो देते हैं वो राउटर आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करके RIP, OSPF, BGP, ये जो है ये प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल यूज करके पूरी राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर को पास करते। अब हमारा पहला था अभी आर्प के ऊपर, तो अब जैसे ही आर्प के लिए करेगा तो वो उसकी जो ब्रॉडकास्ट पैकेट जो है अक्रॉस जाके यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ से फिर वो इंफॉर्मेशन गेटवे जो है वो बता देगा कि मेरा जो है ये लेयर 3 का जो डेस्टिनेशन, पहला वो पैकेट इधर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वो अपना नेक्स्ट लेयर 2 पैकेट जोड़ेगा और लेयर 3 बना रहेगा। फिर लेयर 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना ये पैकेट इस शक्ल में इधर आएगा। फिर यहाँ से लेयर 3 हटेगा नहीं, फिर लेयर 2 में मैक एड्रेस इसका जुड़ेगा। फिर
यहाँ से आपको ये समझ में आया ना कि लेयर 2 पे मैक एड्रेस जुड़ता है, फिर यहाँ से आएगा ये C1 जुड़ेगा, फिर जब पैकेट C1 तक पहुंचेगा तो वो C2 को छोड़ेगा और फिर C2 तक छोड़ेगा, वो लेयर 2 पैकेट ड्रॉप करके नया डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जोड़ेगा, C3 लेगा, और ये इस तरह से ये नेटवर्क पीसी के पास से होते हुए इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद इसका लेयर 2 का पैकेट ड्रॉप करेगा। लेयर 3 का हेडर वही है, लेयर 3 का हेडर नहीं हटा है। अब ये लेयर 2 का हेडर, ये कि इंटरनल जंप्स जितने भी है वो मैक एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस लर्न करेगा। अब वो आगे नेक्स्ट पूछेगा इसका मैक एड्रेस क्या है, फिर वो बता देगा कि मेरा मैक एड्रेस E1 है। तो जब ये पैकेट यहाँ पे आ जाएगा E1 तक, जब E1 पे पहुंचेगा फिर E1 इसको मिटा देगा, और इसके बाद जब इसको 10.7.12 मिलेगा तो वो इसको भी मिटा देगा। यहां आने के बाद वो लेयर 3 भी हट जाएगा, यानी जो पैकेट यहां से डेटा लेयर 3 लेयर 2 लेके शुरू हो गया था, लेयर 2 गिरा, फिर लेयर 2 गिरा, फिर बना, फिर लेयर 2 गिरा, फिर लेयर 2 बना, फिर लेयर 2 गिरा, फिर लेयर 2 बना, लास्ट तक आते आते उसके पास लेयर 3 अटैच रहा, और लास्ट में जब यहाँ आ जाए तो लेयर 3 ड्रॉप हो जाता है पैकेट, और लेयर 2 भी ड्रॉप हो जाता है, डेटा उस तक पहुंच जाता है। तो ये सारा खेल कौन करता है? आर्प होप, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, दूसरे से तीसरे को, एक के बाद एक वो मैक एड्रेस सिर्फ 2 के बीच में नाचता है। उसके बाद यहाँ से पैकेट उधर गया, वो पीछे वाले का मैक एड्रेस भूल जाता है, आगे का याद करो, दूसरे को भेजो, दूसरे को भेजो, दूसरे को भेजो। जब तक वो लेयर 3 के डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है तब वो लेयर 2 का मैक एड्रेस हटाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं। तो ये हो गया आपको आर्प टेबल। और जब जब ये इस नया पैकेट रिसीव करता है तो ये राउटर अपने अंदर राउटिंग टेबल तो रखता ही है, प्लस उसके बाद आर्प टेबल जनरेट करता है, और ये आर्प टेबल फिर नेक्स्ट टाइम आने के लिए इमीडिएट वो देखता ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी उसका आर्प टेबल ऑलरेडी जनरेटेड है। ओके, मैं यहां लिखता हूं आर्प टेबल। ये स्टार्ट में 0 रहता है, जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है आर्प टेबल बिल्ड होते जाता है, जितना आर्प टेबल बिल्ड हो जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन फास्ट होते जाता है। जैसे ही आप डिवाइस चेंज करोगे नेटवर्क कम्युनिकेशन मर जाता है। ओके, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये FTP एक प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स और मैसेजेस होते हैं जो आपस में कंप्यूटर एक दूसरे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटोकॉल मिलने जबान, बोलने क्या जबान, तो जो कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो वैसे ही क्लाइंट जो है, मैंने आपको क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप बता दिया था, एक रिक्वेस्ट करता है तो उसका रिस्पांस भेजता है। तो जब ये क्लाइंट FTP यूज करेगा, RETR यानी रिक्वेस्ट फाइल करेंगे, ट्रांसफर फाइल करेगा, फाइल नेम दिया, सोर्स जो है उसको फाइल भेजेगा, रिसीव किया, खत्म हो गया। ये हो गया FTP सर्वर। इसका जैसे कि इसका IP है 10.4.22, उसके अंदर लगने वाले कमांड क्या हो सकते हैं? mget, mput, ldr, ls, lcd, ये सारे कमांड FTP के कमांड है। FTP भी डाल देंगे आप, FTP/IP एड्रेस डाल दो, या FTP/root @IP एड्रेस, या तो फिर FTP यूजरनेम :password @ftpsite.com। ये अलग अलग तरीके से आप FTP इस्तेमाल कर सकते हो। ये दूसरा प्रोटोकॉल आर्प प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल। ये SMTP प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी आप जो ईमेल भेजते हो वो सारे SMTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। अभी उसमें जो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। अब क्लाइंट में अगर जाते तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है hello-client.com, तो सर्वर मेल सर्वर, उसमें मेल सर्वर में कौन सा हो सकता है? एक्सचेंज सर्वर होगा, दूसरे भी सर्वर, बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह दूसरे भी सर्वर है, मगर आज के ज़माने में जम के चल रहा है वो एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है। वो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है भेजेगा 250 email.com, यानी मुझे तुम्हारा हेलो रिक्वेस्ट मिल गया, आई एक्सेप्ट किया मैंने। अब वो मेल का IP रहेगा 10.4.33, ईमेल ID होगा username@email.com। ये पोर्ट पे काम करता है 25 और 1110 सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो ये SMTP प्रोटोकॉल है। ये मेरा कहने का, अभी मैं तुमको कोई डीप प्रोटोकॉल का अंदर का नॉलेज है, हाउ द प्रोटोकॉल वर्क्स वो बताना चाहता हूँ।
क्योंकि आप लोग जो है देखते नहीं हो चैनल। मेन चीज़ ये है, ज़्यादा टाइम आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि कभी देखोगे। HTTP प्रोटोकॉल जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि इंडेक्स फाइल मुझे भेजो तुम्हारी वेबसाइट की, तो सर्वर जो है वो आप उसको रिस्पॉन्स मिलता है 200K यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ओके आया। वो सर्वर का कौन सा होता है, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर कौन सा होता है, IIS सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का होगा जो पोर्ट 80 पे चलता है, टॉमकैट सर्वर होगा जो 8080 पोर्ट के ऊपर चलता है, और वेबसाइट का नाम दिया जाता है https://site.com। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको कुछ ब्रीफ में बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन डीप डिटेल। ओके, आप समझो क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट SSL और TLS। SSL क्या होता है, सिक्योर सर्किट लेयर जो होता है, सिक्योर सर्किट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें TLS में होता है TLS1 TLS2। जब आप डेटा स्ट्रीमिंग करते हैं ना तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें ये सिक्योरिटी लेवल है। ओके, वो उसमें TLS2 जो है फास्ट चलता है और ये TLS1 स्लो चलता है। जैसा HTTPS लगाया जाता है जब SSL होता है तब उसके लिए आपको उसके लिए सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। सर्टिफिकेट के बारे में और 4 लेक्चर दूंगा मैं आपको, तब आप सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगा। https://site.com। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट तो रिक्वेस्ट वही भेजता है गेट इंडेक्स पेज HTML का, उसके रिस्पॉन्स में सर्वर भी वही भेजता है 200 ओके। मगर ये HTTPS क्या करता है, एक टनल फॉर्म करता है। ये टनल में एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जाती है, यानी बाहर से आने वाली टिक 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 कोई अटैक होने की संभावना नहीं होती, यानी आपका टेम्परिंग नहीं होगा, वेबसाइट हैक नहीं होगी। ये वेब सर्वर होगा और वो क्लाइंट नॉर्मल क्लाइंट रहेगा। अभी चलो DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। हर किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी तुम डोमेन रजिस्टर करते हो site.com abcd.com वगैरह वगैरह, तो उसका एक IP एड्रेस होता है। जैसे google.com है तो उसका एक IP एड्रेस है। अभी आप IP एड्रेस तो याद नहीं रख सकते, मगर गूगल नाम याद रख सकते हो, hp.com याद रख सकते हो। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए आपको नाम का बदल IP एड्रेस देने के लिए ये DNS आपको बिठाया गया है। वो आप उनको कोई भी साइट बोलो, आपको तुरंत उसका IP भेज देंगे, जाओ इस IP पे हिट करो। एक साइट के कई IP भी हो सकते हैं, क्योंकि एक गूगल एक ही नहीं, उसके बहुत सारे IP हो जाते हैं, उसको GTM बोलते हैं, वो मैं आपको चाहे तो बाद में बताऊंगा। जैसे साइट टू IP कन्वर्जन, कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। इसके अंदर एक चीज खास होती है, DNS के रिकॉर्ड्स के अंदर एक PTR रिकॉर्ड होता है। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई DNS रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो उसका PTR रिकॉर्ड जरूर क्रिएट करो। अगर वो VLAN उस डोमेन नेम पर नहीं है तो उसका PTR रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। आपको चाहिए कि मैनुअली वो VLAN उस पर क्रिएट करो PTR के अंदर, वो उल्टी करनी पड़ती है। जैसे कि 10.20.30.0 है तो आपको 225.30.20.10 इन ARPA के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है ARPA का। ये ARP से कोई रिलेशन नहीं है, वो ARP टेबल अलग चीज है, ARP अलग है और ये ARPA अलग है। तो जो क्लाइंट है वो IP एड्रेस फॉर site.com रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर को। DNS सर्वर site.com इज 10.10.4.22। ये विंडोज होगा, लिनक्स होगा, GTM होगा, कुछ भी हो सकता है DNS सर्वर। तो अभी आपको DNS सर्वर क्या है समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अभी एक चीज होती है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो है क्लाइंट कभी भी अपने पास IP एक तुम स्टैटिक IP डाल के असाइन कर सकते हो, मगर जब ज़्यादा क्लाइंट हो जाते हैं तो आप उसको असाइन करने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि वो DHCP सर्वर बनाया जाए, जिसके ऊपर पहले पूल दिया जाता है, IP रेंज दिया जाता है, और जैसे ही कोई सर्वर जिसके पास DHCP यानी IP एड्रेस नहीं है वो डिस्कवरी करता है कि भाई कोई DHCP जो मुझे IP दे दे, तो जो नियर बाय उस VLAN के अंदर होगा सर्वर वो बताएंगे हाँ मैं हूँ, इस VLAN में से आपको ये IP मैं दे देता हूँ। तो खाली IP नहीं देता,
आईपी देता है, सबनेट मास्क भी देता है, उसका गेटवे कौन होगा उसका वो भी बता देता है उसको, और उसके लिए वो डीएनएस सर्वर कौन सा यूज करेगा वो भी दे। और ये सारी इंफॉर्मेशन ये पूल जो क्रिएट किया जाता है ना आईपी पूल, उसमें भरी भी रहती है डीएनएस सर्वर के डीएचसीपी सर्वर के ऊपर। तो फाइनली एवरी होस्ट नीड्स 4 पैरामीटर फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। और वो क्या है, हम जब भी मशीन के ऊपर जाएंगे उसका नेटवर्क इंटरफेस खोलेंगे तो उसके अंदर उसको आपको आईपी एड्रेस होना जरूरी है, वो स्टैटिक होगा या तो डीएचसीपी के जरिए मिलेगा। सेकंड है उसको सबनेट मास्क होना जरूरी है, जैसे 255.255.255.0 यानी उसको 24 भी बोला जाता है, 255.255.255.0 या तो फिर उसको 24 भी बोला जाता है /24। और उसके बाद ये मैं 1 और 3 इसको दिखाऊं डिफॉल्ट गेटवे, क्योंकि जो गेटवे होगा वो उसका .1 या .254 या जो भी दिया होगा आपको पता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बता देगा कि तुम्हारा गेटवे में उसने क्या रखा है, वो कल 188 भी रख सकता है। नॉर्मल प्रोसीजर में नॉर्मल प्रैक्टिस में 1 या तो 254 रखा जाता है, वो अच्छा रहता है कि आदमी को समझ में आ जाता है कि गेटवे ये होगा। अगर वो कुछ अलग से रखना चाहता है तो रख सकता है। कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहते हैं कि कुछ समथिंग स्पेशल करो और बाद में निकल जाओ। डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, अभी जब भी आपको इंटरनेट जाना है तो आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि बाबा ये site.com का रेजोल्यूशन कौन देगा। अगर डीएनएस नहीं होगा तो आपका ब्राउजिंग नहीं होगा, और ये गेटवे नहीं होगा तो आपका पैकेट दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आपका सबनेट मास्क नहीं होगा तो एक मशीन एक ही नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेटवर्क मास्क नहीं है। देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम्स बताया हूँ कि अगर एक चीज मिस होगी तो आईपी एड्रेस नहीं होगा तो बाहर ही नहीं जाएगा, और अंदर ही बेटर है, यानी वो जो यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू एनी अदर मशीन इफ आईपी इज नॉट देयर। सो आईपी कॉन्फिग जो कमांड होता है वो डालने के बाद में सब कुछ मालूम पड़ जाता है। आईपी कॉन्फिग, ये आईपी कॉन्फिग मारते ही तुमको आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर /all मार दिए तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन करना होता है, ये cmd पहले मारो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फिग रन करो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका डीएनएस कौन है, आपका ये क्या है। तो ये जो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, सीखो, सब्सक्राइब करो और लोगों को पहुंचाओ कि बाबा ये आप भी देख लो। ऐसा ही नहीं कि मेरे तक रखा, दूसरे को भी पहुंचाओ, फ्री ऑफ चार्ज है, तुमको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अच्छे से सीखो, इंशाल्लाह काम आएगा।